एवरीवन, दिस इज रूपाली। आप सभी का स्वागत है स्वारिंग टीचर्स यूट्यूब चैनल। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को वेरी गुड इवनिंग। देखिए, इस सेशन के अंदर आप लोगों का बीएड 2026 की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके एग्जाम्स की। सब यूनिवर्सिटी के लिए ये सेशन है। फर्स्ट ईयर का पहला सब्जेक्ट आप लोगों का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट, इसी को हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, आज का ये जो सेशन है इंपॉर्टेंट सेशन है, आप लोगों को पूरा ज्वाइन कीजिएगा, देखिएगा, मजा आएगा क्लास के अंदर। ठीक है, इस सब्जेक्ट को हम लोग, ठीक है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट है आप लोगों का फर्स्ट ईयर का, जिसमें हम लोग इस सेशन में यूनिट 2 के जो टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और इम्प्रेसिवली आप लोगों को पेपर में लिखना कैसे है, आंसर राइटिंग कैसे करोगे आप लोग, सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगी। बट पूरा देखिएगा सेशन, मजा भी आएगा और आप लोगों का यूनिट 2 इस सब्जेक्ट की आप लोगों की कंप्लीट भी आप लोगों को होती दिखेगी। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं, आप लोगों से बस एक यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशन चाहिए तो अपने फ्रेंड्स के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, कॉलेज ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। अपने इस क्लास को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, कॉलेज के ग्रुप में, टेलीग्राम पे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें सभी स्टूडेंट्स। और अगर आप लोगों को ऐसे सेशन पसंद आए जिसको डेडिकेटेडली स्टडी करनी है, देन आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं एंड कमेंट्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। क्लियर? बाकी तो आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों की बीएड 2026 की फर्स्ट एंड सेकंड ईयर दोनों की ही आपकी फुल कोर्स की तैयारी करवाई जा रही है, जिसके अंदर आप लोगों को क्लासेस, इस बैच के अंदर आप लोगों को क्लासेस हो गई, आप लोगों के नोट्स हो गए। ठीक है, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में आते हैं आप लोगों के, और साथ ही में आप लोगों के नोट्स के साथ पीवाईक्यू पेपर्स का पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स अपना इस बीएड के कोर्स में अपना 85% स्कोर करना चाहता है, अच्छे से पूरी आप लोग गाइडेंस लेना कि आंसर को कैसे लिखना है, कैसे आप लोगों को लर्न करना है, शॉर्ट में कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, ठीक है, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते भी एनरोलमेंट करा सकते हैं। और साथ ही में आप लोगों को एस्पायरिंग टीचर्स की 2.0 एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वहां से जाके भी आप लोग डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे अपने यूनिट 2 का पहला टॉपिक। ध्यान से देखिएगा, पहला टॉपिक बहुत मजेदार तरीके से करेंगे, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो आप लोगों का फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, हमें कैसे लिखना है, और मैंने आपको किस तरह से प्रेजेंट करा है, ध्यान से समझेगा। देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है आप लोगों का व्यक्तिगत भिन्नताएं। ठीक है, ये क्या होता है आप लोगों का व्यक्तिगत भिन्नताएं, मीन्स हर एक व्यक्ति अलग पाया गया है। इसका इंडिविजुअल डिफरेंस की पहले आप लोगों को डेफिनेशन लिखनी है, लिखने का तरीका देखिएगा इस सेशन में। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है वेरिएशंस। वेरिएशन का मतलब अलगाव होना, कि हर एक बच्चा, हर एक कोई भी पीपल है तो वो डिफरेंट माना गया है। किन टर्म्स के अंदर? उनकी क्षमताओं के अंदर, उनके एप्टीट्यूड के अंदर, पर्सनालिटी के अंदर, ठीक है, इंटेलिजेंस के अंदर। इंटरेस्ट सबका डिफरेंट होता है, एटीट्यूड सबका डिफरेंट होता है, इमोशनल रिस्पॉन्स हो गए, उनके बिहेवियर, व्यवहार हो गया, और साथ ही में जो भी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सबके अंदर भिन्न पाया गया है, अलग अलग पाया गया है। और इसी कॉन्सेप्ट को इंडिविजुअल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट कहते हैं, कि हर एक व्यक्ति अलग होता है, कोई भी सिमिलर नहीं होता। राइट, इसी तरह से आप लोगों को अपनी डेफिनेशन पेपर में लिखनी है और इजी फॉर्मेट में लिखनी है। अब देखिए यहाँ पे इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इंडिविजुअल या व्यक्तिगत भिन्नताओं को अफेक्ट करेंगे, ठीक है, इन्फ्लुएंस करेंगे। तो ऐसे वो कौन से फैक्टर्स हैं, इनको समझो। जैसे आप लोगों का पहला फैक्टर हो गया हेरिडिटी फैक्टर। हेरिडिटी फैक्टर क्या होता है? आनुवांशिकता। अब ये जो आनुवंशिकता है, इसका मतलब क्या है कि जो भी क्वालिटीज आपको आपके पेरेंट्स के द्वारा, जो भी क्वालिटीज आपको आपके पेरेंट्स के द्वारा एक बच्चे के अंदर आती है, इसके अंदर एक बच्चे के अंदर आती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, पेरेंट्स से बच्चे में आती है जो भी क्वालिटीज, उसको हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। तो बच्चा पेरेंट्स की तरह दिखता है, साथ ही में वो क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स, मीन्स उनके आंखों का रंग, बालों का रंग, उनका कॉम्प्लेक्शन, हाइट, इंटेलिजेंस, सारी चीजें आपको आपके पेरेंट्स से मिली।
तो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं कि आप लोगों का फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, आप लोगों की शारीरिक बॉडी कैसी है, आपका इंटेलिजेंस, आपका बौद्धिक स्तर कैसा है। कि ये सारा का सारा आपको आपके पेरेंट्स के थ्रू मिलता है। किसके माध्यम से? जीन्स के माध्यम से आपको मिलता है। हम उसी को ही हेरिडिटी कहते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए, आज की ये सारे जो भी नोट्स बनाए हैं वो आपके इंग्लिश में है, इसको मैं हिंदी में भी आपका बना दूंगी। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करते हैं, मीन्स वातावरण। वातावरण क्या होता है आपका? कि जैसे आप लोग, बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद जो बाहरी वातावरण होता है वो बच्चे को कैसे प्रभाव डाल रहा है, उससे भी बच्चा अलग और भिन्न पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसका परिवार कैसा है, हम उसको एजुकेशन फैसिलिटी कैसी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको फैसिलिटी दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, राइट। या फिर उसका सोशल मीन्स उसकी सोसाइटी कैसी है, उसका इन्वायरमेंट, आसपास के जो सोसाइटी है, लोकेलिटी है, नेबरहुड है, वो कैसा है, उसकी हैबिट्स हो गई, उसकी भाषा। देखो भाषा भी बहुत इन्फ्लुएंस करती है आपकी लैंग्वेज, उसके इंटरेस्ट हो गए, उसका टैलेंट, ये सारी चीज आपके इन्वायरमेंट का हिस्सा है। यहाँ से बच्चे की क्या पर्सनालिटी डेवलप होती है, क्या डेवलप होती है, उसका व्यक्तित्व बनता है। यहाँ से समझ में आया? उसका व्यक्तित्व बनता है, उसकी पर्सनालिटी यहाँ से इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट फैक्टर होता है एज एंड मेच्योरिटी। ठीक है, एज का मतलब उसकी आयु हो गई और उसकी परिपक्वता। तो ये आयु और ये परिपक्वता कैसे यहाँ से उसको भिन्न करेंगे? ठीक है, जैसे देखो, जैसे जैसे जो भी पीपल हैं वो ग्रो करते हैं, एक बच्चा ग्रो करता है तो उनका जो बिहेवियर है, उनका जो इंटरेस्ट है वो चेंज होता जाता है। अब हम जब छोटे बच्चे थे तो हमारी आयु अलग थी, हमारी इंटरेस्ट अलग थे, पहले हमें टॉयज चाहिए होते थे, ठीक है, हम स्कूल जाते थे। बट अब हम जब बड़े हो गए हैं, हमारा इंटरेस्ट चेंज हो गया है, हमारा बिहेवियर चेंज हो गया, जो हम पहले थे वो वैसे अब नहीं है। तो जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं वैसे वैसे उनका व्यवहार और उनका जो इंटरेस्ट होता है, उनकी जो रुचि होती है, वो उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इज योर आपका जेंडर। अब ये जेंडर क्या कहता है आप लोगों का? जेंडर का मतलब हो गया आपका लिंग। लिंग का मतलब कि देर आर सर्टेन बिहेवियर चेंजेस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, कि एक लड़का भी भिन्न है और एक लड़की भी भिन्न है। और क्यों? एक लड़का और एक लड़की में कैसे डिफरेंस है? लड़की लड़के में देखो, उनके बोलने का तरीका, हेयर हो गया, या फिर उनके बिहेवियरल चेंजेस हो गए। जैसे बॉयज जो होते हैं वो ज्यादातर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बोल्ड, डोमिनेंट, यहाँ पर ये होते हैं। और गर्ल्स की अगर बात करें तो थोड़ा एक्स्ट्रा केयरिंग होंगी, ठीक है, इमोशनल होंगी। तो ये क्या है? ये सारी चीजें ये आप लोगों के जेंडर हैं, जिसके अंदर हमें बिहेवियर, हमारे व्यवहारिक परिवर्तन हमें दिखता है, व्यवहारिक अंतर हमें दिखता है। नेक्स्ट इज योर एजुकेशन, आप लोगों की शिक्षा। अब आप लोगों को कैसी शिक्षा प्रदान की गई है, तो वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी मैटर करता है। आप लोगों के टीचिंग मेथड्स कैसे हैं टीचर के, या फिर आप लोगों को कैसा लर्निंग एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो उससे भी एक बच्चे की जो भी क्षमता है वो एक आकार लेती है। अब आप लोग कहाँ से पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, क्योंकि जैसा पढ़ोगे वैसा ही आप लोग सीखोगे। तो आप लोगों की अल्टीमेटली एजुकेशन की क्वालिटी मैटर करती है आपकी। उससे आप लोगों के यहाँ से इंटेलिजेंस, आप लोगों की पर्सनालिटी, ये सारी चीजें आप लोगों की क्षमता हो गई है वो विकसित करती है और वो इफेक्ट भी करती है। नेक्स्ट इज योर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। आपका आर्थिक स्टेटस कैसा है? अगर हम लोग आर्थिक स्टेटस की बात करें तो वो कैसा है? तो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी आप लोगों की लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को इन्फ्लुएंस करेगा। फॉर एग्जांपल कि एक रिच है और एक यहाँ से पुअर है। अब पुअर क्या कहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, वो एजुकेशन नहीं लेगा, ठीक है, जो बेसिक आपकी नीड्स हैं वो भी नहीं वो फुलफिल करेगा। बट एक रिच है, उसके पास एक्स्ट्रा ही है मनी, तो वो क्या करेगा, वो एक्स्ट्रा स्पेंड करेगा, वो हर एक चीज, उसको लर्निंग अपॉर्चुनिटी बेहतर मिलेगी, एक अच्छे स्कूल में वो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप बताओ कि किसका यहाँ से डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा? ये एजुकेटेड है, इस पे सारी चीजें, इसकी सोशल नीड्स पूरी हो रही है, इसकी आप लोगों की बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं। बट इस ये जो गरीब है, ये पैसे की वजह से ये पीछे रह रहा है, जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सेस करने में इसको प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी इन्फ्लुएंस करता है। समझ में आया? नेक्स्ट इज मोटिवेशन, प्रेरणा। प्रेरणा भी, अब प्रेरणा क्या होती है? देखो कोई होता है इंडिविजुअल की वो अपना
जिससे मोटिवेटेड नहीं है, ठीक है, उसके वो सोचते हैं कि मैं बस पास हो जाऊं पेपर में, उसके लिए इतना ही काफी है। और एक बच्चा है वो ये कहता है कि मैम मैं पूरा पढ़ के जाऊंगा, वो अंदर से सीखना चाहता है, वो मार्क्स के लिए नहीं, मैं पूरा पढ़ के भी जाऊंगा, मैं अच्छे से मेहनत भी करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अपना आगे करियर बनाना है, मुझे अपनी एक पहचान बनानी है। तो ये बच्चा बेहतर है, ये वो पहले जैसे पास होना है, तो ऑब्वियसली ये बच्चा, क्यों? क्योंकि ये मोटिवेटेड है अपने आप से, यहाँ पर वो बेटर परफॉर्मेंस दिखाएगा, वो अच्छे से पढ़ेगा, प्रभावित तरीके से पढ़ के जाएगा, तो उसको मोटिवेशन भी मैटर करता है। मैं इसलिए कहती हूँ कि ये मत सोचा करो कि अगर आपका खाली ये बीएड की डिग्री लेनी है, आपको डिग्री लेने से कुछ नहीं होता। ये बीएड की पढ़ाई जो आप इस समय पढ़ रहे हो, आपके आगे टीचिंग फील्ड के अंदर जो आप टेट एग्जाम दोगे, अपना DSSB का एग्जाम दोगे, वो सारा बेस ये बीएड ही है, तो इसको बेहतर बनाओ, राइट। नेक्स्ट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम ये जो इंडिविजुअल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है, हम इसको एजुकेशन में कैसे लागू कर सकते हैं? तो बेसिकली डिफरेंशिएटेड इंटरवेंचमेंट, हम देखो हर एक बच्चा अलग है, हम हर एक बच्चे को डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, उसके एज के अकॉर्डिंग, उसके लेवल के अकॉर्डिंग हम उसको अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। लीड्स टू इफेक्टिव लर्निंग आउटकम्स। अब यहाँ पर ये क्या होगा कि भाई देखो हर एक बच्चा अलग है, टीचर तो एक ही है, बट हर एक बच्चा डिफरेंटली एक ही टीचर से पढ़ रहा है, ठीक है। अब ये जो है, ये बच्चा एवरेज हो सकता है, ठीक है, ये बच्चा जो है वो गॉड गिफ्टेड हो सकता है, साथ ही में ये जो बच्चा है ये बिलो एवरेज भी हो सकता है। अब वो हमें तो बाद में ही पता चलेगा ना कि जब जिसकी लर्निंग आउटकम कैसे आएगी, बट टीचर एक ही है जो सबको एक साथ पढ़ा रही है, तो सबकी अलग अलग लर्निंग आउटकम निकल कर आती है। समझ में आ रहा है? और लास्ट में आप लोग इसका कंक्लूजन लिखेंगे कि हमें इंडिविजुअल डिफरेंस को समझना चाहिए, जिससे कि जो टीचर को हेल्प करता है एक क्लास को इंक्लूसिव बनाने में, समावेशन बनाने में, इफेक्टिव बनाने में, ठीक है, और पर्सनलाइज्ड लर्निंग इन्वायरमेंट, बच्चे को एक अलग अलग इन्वायरमेंट मिलता है जहां पर बच्चा सीखता है। तो इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक एसेट है टीचर के लिए, हर एक बच्चे को समझना, क्लासरूम में अलग अलग तरीके से बच्चे को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना, जिससे कि बच्चा अच्छे से सीख सके। अब मुझे बताएंगे क्या ये इंडिविजुअल डिफरेंस का जो ये आपका कॉन्सेप्ट है, क्या ये आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसके अंदर कोई डाउट है तो अपना पूछ लीजिए बेसिकली कि यस मैम इसमें कोई डाउट है। और अगर कोई भी डाउट नहीं है, पॉइंट्स आपको समझ में आ गए हैं, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से पढ़ेंगे अपना, आपका है होवर्ड गार्डनर्स की थियरी। अब होवर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी दी थी। मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी आपके जो ये बैच में पढ़ाया जाएगा वो आपका बाइलिंगुअल होगा। बैच के अंदर जो भी पढ़ाया जाएगा बाइलिंगुअल होगा आपका, हिंदी इंग्लिश बोथ आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, नोट्स भी बोथ होंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। आप लोगों को जो भी बैच में फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर जो भी मेरे से पढ़ चुके हैं उनको पता है कि किस तरह आपको पढ़ाया है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे होवर्ड गार्डनर की थियरी। होवर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया? मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी, यहाँ पर बहुआयामी सिद्धांत दिया या बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। कौन सा? बहुबुद्धि का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के अंदर आप देख रहे हैं कि जो होवर्ड गार्डनर थे, इन्होंने 1983 के अंदर ये सजेस्ट किया जो इंटेलिजेंस है वो सिंगल एंटिटी नहीं है। खाली एक आपकी जो यहाँ से बुद्धि होती है वो एक सिंगल कारक नहीं होती है। यहाँ पे बच्चे के अंदर काफी सारी क्षमताएं पाई गई हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस, आप लोगों की डिफरेंट डिफरेंट इंटेलिजेंस हैं, जहां पर बच्चे की अलग अलग इंटेलिजेंस बुद्धि होती है, अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है, हर एक बच्चे में डिफरेंट एबिलिटीज पाई गई हैं, अलग अलग क्षमताएं पाई गई हैं, ठीक है, अलग अलग क्षमताएं पाई गई हैं। अब ये जो डिफरेंट एबिलिटीज हैं, इन्हीं को ही डिफाइन करने के लिए होवर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की, आप देख रहे हैं 8 प्रकार की इंटेलिजेंस का वर्णन किया है। आप इस तरह से अपना फ्लो चार्ट बना सकते हैं पेपर में इम्प्रेसिवली। अब आप बताइए कि आपको अगर ये अच्छा लग रहा है तो क्या टीचर या एग्जामिनर जो होगा उसको समझ में नहीं आएगा? मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर ये क्रिएट किया है, आप लोगों को अगर समझ में आया तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
देखो इंटेलिजेंस में बताया, मल्टीपल इंटेलिजेंस के 8 प्रकार बताए कि हर एक व्यक्ति में अलग अलग पाई जाती है। ठीक, जैसे आपका पहला हो गया लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल मैथमेटिकल क्या होता है? जिन बच्चों के अंदर लॉजिक मींस तर्क लगाने की शक्ति होती है, तो वो क्या बनते हैं? वो लॉजिक से अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता होती है, तो किसी भी समस्या का वो समाधान ढूंढ सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। सेकंड होता है आप लोगों का बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। अब वो कौन होते हैं जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी? जैसे आप लोगों के जो डांस करते हैं, डांसर्स हो गए, ठीक है, योगा जो करते हैं या जिम्नास्टिक जो करते हैं, इनकी बॉडी कैसी होती है? लचीली होती है, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो उनके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस है? बॉडीली किनेस्थेटिक। तो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में इनका प्रोफेशन क्या होगा कि ये लोग मैथमेटिशियन बन सकते हैं, ठीक है, जहां पे तर्क लगाना होगा, या ये लोग साइंटिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी एक लॉजिक अप्लाई करने की शक्ति होती है। मैम मुझे सेकेंड ईयर का बैच लेना है। आंचल आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये नंबर आपको प्रोवाइड किया है। सेकेंड ईयर के बैच के लिए भी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप लोगों के एस्पायरिंग टीचर्स 2.0 एप्लीकेशन है, वहां से भी डायरेक्टली एनरोलमेंट आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बात करें, देखो इंटरपर्सनल का मतलब होता है जहां पर इंटर आ जाएगा, दो व्यक्ति से जुड़ा होता है। अब यहाँ पर ये दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे की अदर्स की फीलिंग को समझना, ठीक है, उनसे कम्युनिकेट करना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। याद रखिएगा, दूसरे की फीलिंग्स को तुम समझ पा रहे हो। इंट्रा होता है जो खुद से, सेल्फ से, आप खुद की फीलिंग्स को समझते हो, आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या चाह रहे हो, आप खुद की फीलिंग्स को समझना, खुद के इमोशंस को समझना, उसे हम लोग इंट्रा पर्सनल कहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस है, राइट? इंटरपर्सनल में भी और इंट्रा में भी। याद रखिएगा, इंटर होता है दूसरे की फीलिंग समझना, और इंटर होता है खुद की फीलिंग्स को। जिनके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगी तो वो क्या कर बन सकते हैं? सिंगर बन सकते हैं, उनका प्रोफेशन सिंगर का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर म्यूजिकल इंटेलिजेंस में क्या चाहिए होती है? रिधम चाहिए होती है, ठीक है, यहाँ पे पिच को समझना, या फिर इंटोनेशन हो गया, या फिर आप लोगों का कहाँ पर आप लोगों की वॉइस है जो ऊंची उठेगी फिर नीचे जाएगी, उस पिच को आप लोग समझेंगे, तो उनमें आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट को कैसे प्ले करना है, तो यहाँ पे जो प्रोफेशन रहेगा वो किसका रहेगा? सिंगर का रहेगा। इंट्रापर्सनल में आप यहाँ पर पोएट बन सकते हैं, राइट? आप राइटर या ऑथर बन सकते हैं, आप खुद की फीलिंग्स को पढ़ पा रहे हो, ठीक। स्पाशियल इंटेलिजेंस, स्पाशियल इंटेलिजेंस होता है स्पेस से रिलेटेड। अब यहाँ पर इनका प्रोफेशन क्या होगा? आर्किटेक्ट का या फिर सर्जियंस का। सर्जियन कौन होते हैं? सर्जरी करना। अब डॉक्टर सर्जन करते हैं, तो इसमें स्पाशियल का मतलब कि कहाँ पर कट लगाना है, कितना कट लगाना है, उनको स्टिच कैसे करना है, तो स्पेस से रिलेटेड। अब पायलट जो होते हैं उनको नहीं पता, कोई वहां पे वे नहीं होता है, किस दिशा में आगे जाना है, तो अपने माइंड में वो एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं। आर्किटेक्ट हो गए, एक खुली स्पेस है, कहाँ पर किचन होगी, कैसे उसको यहाँ से रीबिल्ड करना है, तो वो अपने माइंड में स्पेस से रिलेटेड अपना आइडिया बिल्डअप कर लेते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? स्पाशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट आपका लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मतलब जो जिनके अंदर एक लैंग्वेज ऑब्जर्वेशन होता है, भाषा से खेलने की प्रवृत्ति होती है, जैसे कि राइटर्स हो गए, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को क्या करना कि आप अपना राइटिंग कर सकते हो, पोएट हो गए, अपने वर्ड्स के साथ खेल रहे हो, तो उनके अंदर ये लिंग्विस्टिक ऑब्जर्वेशन पाई जाती है। थैंक यू सो मच रंजीत मैम, आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा है, थैंक यू। समझ में आ रहा है, यही मैटर करता है आप लोगों के साथ, सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अभी तो बेसिकली हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं, वो भी शॉर्ट में, ठीक है, बाकी तो बैच में तो मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है। चलिए अब इसी को आप लोग अपनी इम्प्लीकेशन मींस एजुकेशन में आप कैसे डाल सकते हैं, तो देखो यहाँ पे टीचर जो है डिफरेंट
अपना टीचिंग मेथड्स यूज कर सकती है बच्चे के साथ, ठीक है। जैसे स्टोरी टेलिंग्स हम यूज कर सकते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए। साथ ही में अपने हैंड्स ऑन एक्टिविटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे बॉडीली किनेस्थेटिक लर्नर्स हो गए, बच्चा खुद करके सीख रहा है। बच्चे को पजल या प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क दे सकती है लॉजिकल मैथमेटिकल लर्नर्स को, जिससे कि बच्चा अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे और सीखे उससे। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होती है जिनमें नेचर लवर होते हैं, नेचुरल सीखते हैं। जैसे आप लोगों का गार्डनर हो गया, तो वो माली क्या है, अपने पेड़ पौधों से, अपने नेचर से सीख रहा है, और उसके अंदर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस आएगी। तो बच्चे को एक खेल खेल में सिखाना, तो यहाँ पे डिफरेंट रोल प्ले कर सकती है टीचर, और अलग अलग टीचिंग मेथड्स को भी यूज कर सकती है। अब यहाँ पे हम टीचिंग लर्निंग के अंदर डिफरेंट इम्प्लीकेशंस क्या यूज कर सकते हैं, वही मैंने आपको ऊपर बताया है कि देखो पजल्स का हो गया, हैंड्स ऑन एक्टिविटी हो गया, स्टोरी टेलिंग हो गया, और साथ ही में ग्रुप एक्टिविटीज को इंक्लूड कर सकती है, जिससे बच्चे की इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप होंगी। और सोलिटरी रिफ्लेक्शन के लिए यहाँ पर इंटरपर्सनल डेवलपमेंट की, बच्चा खुद अकेले भी सीख रहा है, तो वो भी चीजें, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे होवर्ड गार्डनर ने यूज करी, उनको समझा कि अलग अलग प्रकार की इंटेलिजेंस है, अलग अलग प्रकार की क्षमता है बच्चे के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, मेथड्स एंड वेज टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस एंड एडोलेसेंट बिहेवियर। समझ में आ गया है? इतनी बात क्लियर है? देखिए यहां पर बोला गया है कि एडोलेसेंट बिहेवियर से रिलेटेड, तो यहाँ पे हम बच्चे के, किशोर के व्यवहार को कैसे समझ सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स कैसे यूज कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, ये आपका लिखा है। तो पहला होता है आप लोगों का नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अब ये जो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है, इसका मतलब क्या हो गया? नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, बच्चे को सबसे पहले ऑब्जर्व करना, वो भी नेचुरल इन्वायरमेंट में, कि ये बच्चा क्या कर रहा है, क्या खेल रहा है, कैसे खेल रहा है। हम बच्चे की इंसाइट, कि बच्चे का दिमाग कितना चल पा रहा है, हम डेली एक्टिविटीज या डेली एवरीडे बिहेवियर और इंटरेक्शन से हम उनको, बच्चे को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। उनकी रियल लाइफ सेटिंग, मतलब कि वो घर पर या स्कूल में या प्ले ग्राउंड पे क्या क्या चीजें या क्या क्या हरकतें वो करते हैं, हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम उनके अंदर कोई भी इंटरफेरेंस ना करें, कि बेटा ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं, नो। यहाँ पे हम नेचुरल ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बच्चा कैसे करता है, कितना इंटरेस्ट ले रहा है खेलने में। हम बच्चे को कैप्चर कर सकते हैं स्पॉन्टेनियसली, मीन्स हम सडनली हम उसको कैप्चर कर रहे हैं, जिससे कि हमें पता चले कि बच्चे का ऑथेंटिक बिहेवियर क्या है। सेकेंडली हम इंटरव्यू ले सकते हैं। इंटरव्यू का मतलब, अब एक हमने स्ट्रक्चर्ड, देखो दो तरीके का होता है, एक स्ट्रक्चर, एक सेमी स्ट्रक्चर्ड कॉन्वर्सेशन हम बच्चे के लिए बना सकते हैं, कि डायरेक्टली पूछना। जो स्ट्रक्चर्ड होगा उसमें क्वेश्चंस पहले से प्लान्ड होंगे, कि आपने क्या, आप बनना चाहते हो, आप आगे क्या करना चाहते हो, ये सारी चीजें आप लोगों की प्लान्ड होंगी, राइट। तो स्ट्रक्चर इंटरव्यू के अंदर आपसे क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं, कि बच्चे का आगे इंटरेस्ट क्या है, बच्चे की फीलिंग क्या है, उसके माइंड में थॉट्स क्या चल रहे हैं, उस बच्चे का एक्सपीरियंस क्या है। समझ में आ गया? हम उसको स्ट्रक्चर, और सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है कि यहाँ पे हमने ऑन द स्पॉट आप लोगों से क्वेश्चंस पुट अप कर लिए, जैसे आपने बताया उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को फ्रेम कर दिया। तो हम बच्चे से इंटरव्यू लेकर भी पूछ सकते हैं कि बच्चे के थॉट्स क्या चल रहे हैं। नेक्स्ट, हम हेल्पफुल टू गेन पर्सनल इंसाइट, कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, हम उनसे बात करेंगे, जब हम उनसे इंटरेक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो उसके इंटरेक्ट करने के समय हम उनकी इंसाइट ले सकते हैं कि बच्चा क्या सोच रहा है अल्टीमेटली। तो पहला मेथड हो गया कि हम नेचुरल ऑब्जर्व करेंगे, अवलोकन करेंगे। दूसरी डायरी होती है, जिसके अंदर जो भी टीचर ऑब्जर्व कर रही है, बच्चों से इंटरेक्ट कर रही है, उसको रिकॉर्ड बना लेती है। क्या कर लेती है? उसको रिकॉर्ड कर लेती है। ठीक समझ में आया कि उसको रिकॉर्ड कर लेगी जो जो टीचर ने ऑब्जर्व किया है। यहाँ पे टीचर्स की जो भी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, वो उस डायरी में सारी चीजें होती हैं, कि जो भी देखा है या पर्सनली बच्चे के बारे में ऑब्जर्व किया है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिव जर्नल के नाम से बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट इज योर एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? ये भी एक टीचर की डायरी होती है, जिसके अंदर टीचर शॉर्ट में फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखती है,
कि बच्चे का बिहेवियर कैसा, रिकॉर्ड्स, ये एक सिंपली डॉक्यूमेंट्स जो कि डिटेल में होता है कि आप क्लास में क्या कर रहे हो, आप कैसे सीख रहे हो, टॉकेटिव हो या नहीं, वो जो सारी बातें हैं टीचर आपको ऑब्जर्व करेगा और उसको अपनी डायरी में लिख लेगी। दैट इज योर एनेक्डोटल। समझ में आया है? समझ में आ गया है? क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है आपको, जो चीज आपको ना समझ में आई हो? चलिए आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। नेक्स्ट टॉपिक अपना प्ले। प्ले क्या होती है? प्ले मतलब खेलना, सिंपल टॉपिक है। इस पे आप लोगों को 16 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, 4 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है काइंड्स ऑफ प्ले पर। तो सिंपल है प्ले। गेम क्या होते हैं बेसिकली? ये आपकी वॉलेंट्री, इंजॉयबल एंड स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी है जिसमें बच्चे का एक एक्टिव एंगेजमेंट रहता है। एक्टिव एंगेजमेंट का मतलब है कि बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है। अभी मैं आपको कह दूं कि गेम खेलना है, तो बच्चे, एक छोटे बच्चे, जब हम छोटे थे क्या करते थे, हम खुश हो जाते थे कि हमें गेम खेलने को मिलेगा, हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो बच्चा खेल खेल में भी बहुत कुछ सीखता है, इमेजिनेशन डेवलप होती है, बच्चा फन एक्टिविटी करता है। ये नेचुरल एक्टिविटी है, बच्चा जैसा है वो मतलब मजे करेगा, इंजॉय करेगा इसको। ठीक है। यहाँ पर बच्चा अंदर से मोटिवेटेड होता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर सीखने की जिज्ञासा होती है कि अब हम खेलने जाएंगे गेम। क्योंकि और गेम के अंदर बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो ये चीज याद रखेंगे, इसी तरह से आप लोग प्रेजेंट कर सकते हैं सिंपल वे में। समझ में आया? अब प्ले के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? बच्चा जब खेलने की बात आती है तो उसमें बच्चा इंट्रिंसिक मोटिवेशन रखता है, आंतरिक प्रेरणा लेता है बच्चा, जिसमें बच्चा यहाँ पे मजे करता है, सेटिस्फेक्शन होती है बच्चे को। उसको कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड नहीं मिलना कि जीतोगे तो तुम्हें मिलेगा, नहीं, उसको खेलने से मतलब है। नेक्स्ट इज एक्टिव एंगेजमेंट। बच्चा जब खेलता है तो वो अंदर से क्या होता है, एक्टिवली एंगेज होता है अपने यहाँ पे उसकी, क्योंकि फिजिकल वर्क भी हो रहा है, मेंटल वर्क भी हो रहा है, ये एक सोशल एक्टिविटी है और बच्चों से बातें भी कर रहा है, मिलजुल कर गेम खेल रहा है। तो यहाँ पे बच्चा एक्टिव है। नेक्स्ट इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, यहाँ पे प्रमोट करता है ये क्रिएटिविटी। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एक्सप्लोरेशन, जिसके अंदर बच्चा क्रिएटिविटी, कुछ नया सीखता है कि मुझे ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे खेलना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज बिल्डअप होते हैं कि मुझे इस समस्या को ऐसे सॉल्व करना है। जैसे आप चेस खेलते हो, तो चेस के अंदर क्या है, आपको कौन सी चाल चलनी है, यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा, राइट? तो डिफरेंट बच्चे के अंदर आती है, इमेजिनेशन भी डेवलप होती है, साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग करेक्टरिस्टिक्स भी डेवलप होती हैं बच्चे के अंदर, और बच्चा चीजों को अब एक्सप्लोर भी करता है। नेक्स्ट इज योर फ्री चॉइस। ये बच्चे के ऊपर टोटली फ्री चॉइस है कि उसको क्या करना है, क्या डिसाइड करना है, कैसे करना है, किसके साथ खेलना है। और साथ ही में ये इंजॉयबल होता है क्योंकि बच्चे को इसमें खेल के मजा मिल रहा है। ये एक फन एक्टिविटी है क्योंकि बच्चे को मजा आ रहा है, यहाँ पे बच्चे का मनोरंजन हो रहा है। समझ में आ गया? ये सभी यूनिवर्सिटी के करा रही हूँ, आप अपना टॉपिक मैच कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ प्ले। काइंड्स ऑफ प्ले में आता है, अलग अलग तरीके के गेम होते हैं। जैसे हो गया सॉलिटरी प्ले, जो आप अकेले खेलते हो। सॉलिटरी के अंदर आता है जब हम अकेले खेलते हैं तो हम खुद की एक्टिविटीज पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट इज पैरेलल प्ले, जो साइड बाय साइड खेला जाता है, जिसमें आप लोग इंटरेक्ट नहीं करते हो डायरेक्टली कि यहाँ पर ये खेलना है वो खेलना, नहीं, ये आप साथ, आप भी कर रहे हो, आपका फ्रेंड भी वही कर रहा है, साथ ही में एक दूसरे के साथ आप लोग चल रहे हैं। एसोसिएटिव प्ले होता है जहाँ पे इंटरेक्शन होता है, यहाँ पे हम लोग अपने टॉयज को शेयर करते हैं, जैसे आप लोग एक ग्रुप एक्टिविटी भी कह सकते हैं, और ये जो भी, बट एक्टिविटीज आर नॉट। ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन के साथ आप लोगों का इंटरेक्शन और यहाँ पे अपने टॉयज को शेयर करना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसोसिएटिव। नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव प्ले। कोऑपरेटिव प्ले होता है जहाँ पे बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है, अपनी एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर अपने गोल्स को शेयर करता है और रूल्स बनाता है। जैसे हम लोग जो टीम प्ले, जैसे क्रिकेट हो गया है आपका, फुटबॉल हो गया है, बास्केटबॉल हो गया है, तो ये कोऑपरेटिव प्ले की कैटेगरी में आई। क्लियर है? समझ में आ गया? अब इस प्ले के फंक्शंस क्या होते हैं? जैसे आपका फिजिकल फंक्शन, ये आपकी मोटर स्किल्स को डेवलप करेगा, आपके कोऑर्डिनेशन को डेवलप करेगा, इंप्रूव करेगा। साथ ही में आप लोगों का सोशल मीन्स, कि बच्चा जब यहाँ पे टीम में खेलता है, इंटरेक्शन करता है, तो यहाँ बच्चे के अंदर स्ट्रेंथ डेवलप होती है। ठीक है।
एक कनेक्शन डेवलप होता है। जो पैरेलल प्ले होता है, यहाँ पे बच्चा साइड बाय साइड खेलता है बट इंटरेक्ट भी करता है, और साथ में एसोसिएटिव में बच्चे के इमोशंस, जो भी स्ट्रेस है वो रिलीव होता है। जब हम एक दूसरे के साथ खेलते हैं, हम अपना एक्सप्रेस करते हैं, हमारे माइंड में क्या चल रहा है, तो ये एसोसिएटिव प्ले की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव प्ले। कोऑपरेटिव प्ले होता है जो कि ऑर्गेनाइज्ड वे में खेला जाता है, जिसमें आप लोगों के कॉग्निटिव डेवलप होता है, आपके जो दिमाग है वो डेवलप होगा कि हमें कैसे जीतना है, हमें हम टीम वर्क कर रहे हैं, तो आपकी थिंकिंग बूस्ट होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बूस्ट होंगी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कोऑपरेटिव। समझ में आ गया है? अब नेक्स्ट टॉपिक बाद में करेंगे। आई होप ये आपको ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर होंगी, जो भी आपको ये नोट्स फॉर्म में कराया है। सारी चीज़ें क्लियर हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर कराइएगा, और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो अपनी टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एस्पायरिंग टीचर्स के नेम से आपका टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। बाकी जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो अपने इस बैच के लिए 85% स्कोर करने के लिए, आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर से हो, चाहे आप लोग सेकेंड ईयर से हो। अल्टीमेटली आप लोगों का टारगेट होना चाहिए अपनी बीएड को बिना रीअपियर लगाए, बिना बैक लगाए अपना क्लियर करना। समझ में आ गया है? आई होप ये सेशन आप लोगों को क्लियर होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने सभी ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।